नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा संरचना। इसके प्रश्न जब आते हैं तो कुछ इस तरह से कि भाषा की संरचना का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। भाषा संरचना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भाषिक प्रकार्य पर प्रकाश डालिए या भाषा की संरचना से क्या अभिप्राय है। इस तरह का प्रश्न आपको पेपर में मिलता है। तो आइए आज जानते हैं कि भाषा संरचना किसे कहते हैं। देखिए, भाषा संरचना का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। भाषा की संरचना से हमारा अभिप्राय उन तत्वों से है जो भाषा का निर्माण करते हैं। यानी भाषा का निर्माण जिन तत्वों से होता है, जिस प्रक्रिया से होता है, उसे ही भाषा की संरचना कहते हैं। भाषा की संरचना एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, उसमें पदार्थों का बार बार अध्ययन किया जाता है, फिर उन तत्वों के बारे में जानकारी ली जाती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। उसी प्रकार भाषा के निर्माण की, इसके संरचना की जो प्रक्रिया है, ये भी निरंतर चलती है। संरचना के तत्वों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही करना उपयोगी होता है, क्योंकि भाषा जो है हमारे समाज का आधार है। तो हम भाषा के जो तत्व हैं जिनसे भाषा का निर्माण होता है, उन तत्वों का अध्ययन या उसकी संरचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही करना उपयोगी होता है, क्योंकि उसी से एक वैज्ञानिक भाषा का निर्माण किया जा सकता है। वैज्ञानिक भाषा का मतलब यहाँ पर क्या है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो, सटीक हो और जिसका प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जा सके, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाषा के निर्माण में भी कार्य करता है। अब देखते हैं कि भाषा के अंतर्गत शब्द क्या है, संप्रत्यय क्या है और अर्थ के द्वारा उसका विवेचन कैसे होता है। देखिए, भाषा लिखित हो या मौखिक, उसमें शब्दावलियों का विशेष महत्व है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही भावों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा होती है। यही कारण है कि भाषा को शब्द तंत्र भी कहा जाता है। डॉक्टर O.P. भारद्वाज की परिभाषा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि संप्रत्यय वस्तु अथवा घटनाओं के समान गुणों को प्रकट करने वाला एक प्रक्रम है जो केवल मन में घटित होता है। यानी संप्रत्यय कहाँ घटित होता है? मन में घटित होता है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण दूं, जैसे हरा शब्द है। अब हरा शब्द मान लीजिए किसी ने कहा, तो दिमाग में क्या इमेज आएगी? वैसे तो हरा किसी वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि एक गुण है। हरा रंग किसी वस्तु का गुण है, उस जो उस वस्तु से जुड़ा हुआ है, किसी वस्तु का नाम तो नहीं है। लेकिन जैसे ही हम हरा शब्द का प्रयोग करते हैं या अन्य शब्दों में, हरा एक प्रतीक है जो हमारे मन में हरे रंग का एक संप्रत्यय जागृत करता है। यानी एक इमेज बनती है हमारे दिमाग में, किसकी? हरे रंग की। इसी प्रकार से हम जैसे पेन है, घड़ी है, पुस्तक है, कुर्सी है, अखबार है, तो आदि शब्दों के बारे में भी हम चिंतन कर सकते हैं। भाषा में प्रयोग किया गया प्रत्येक शब्द संप्रत्यय न होकर संप्रत्यय का उद्दीपक है, यानी उसको जगाने वाला है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अर्थ जो है वो संप्रत्यय और शब्द को जोड़ने वाली कड़ी है, जिसे हम मध्यस्थ घटक कह सकते हैं। मान लीजिए हरा शब्द का हमने प्रयोग किया, इस हरे से हमें अर्थ क्या मिल रहा है? क्या है हरा? हरा घास है, हरा झंडा है, हरी किताब है। तो यहाँ पर जो इस हरे से हमने शब्द कहा हरा, दिमाग में एक संप्रत्यय बना, एक इमेज बनी। एक उस इमेज को अर्थ किसने दिया? जिस वस्तु से हम उसको जोड़कर देख रहे हैं। तो ये जोड़ने वाली कड़ी है, जिसे हम मध्यस्थ घटक कह सकते हैं। मध्यस्थ घटक क्या है? जो अर्थ है। शब्द तथा संप्रत्यय का नित्य संबंध नहीं है, यानी शब्द और संप्रत्यय ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, बल्कि शब्द और अर्थ इनका प्रत्यक्ष संबंध है। अर्थ मध्यस्थ घटक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो अर्थ है, यही उस वस्तु को या उस बात को जो हमने शब्द बोला है, उच्चारण किया है, उसको वास्तविकता प्रदान करता है। जो संप्रत्यय है ये केवल हमारे मस्तिष्क में एक उसकी तस्वीर बनाता है, अर्थ ही उसे वास्तविक रूप प्रदान करता है। दूसरा है अभिव्यक्ति और आशय। देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब तो जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, आशय यानी उसका अभिप्राय क्या है। अगर हम देखें तो भाषा विज्ञान में शब्द यदि अभिव्यक्ति है,
क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो जो अर्थ है वो आशय है, यानी उस शब्द का अभिप्राय क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है, वही उसका आशय है। इसी अभिव्यक्ति के द्वारा हम आशय को ग्रहण करते हैं, यानी शब्द उस बात को अभिव्यक्त करते हैं और आशय के द्वारा हम उसे ग्रहण करते हैं। भाषा में दोनों का समान महत्व है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि आशा को तो हम समग्र रूप से समझ सकते हैं, जो आशय है उसे तो हम समग्र रूप से समझ सकते हैं, लेकिन जो अभिव्यक्ति है उसको छोटी छोटी इकाइयों में अलग अलग विश्लेषित किया जा सकता है। जब हम आशय, मान लीजिए मैंने एक बड़ी सी लाइन बोल दी, आप उसका अभिप्राय या उसका आशय समझ जाएंगे, लेकिन उसे बोलने में तो मुझे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, यानी वहां पर मैंने उनको अभिव्यक्त करने में तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उसका अभिप्राय आप एक साथ ही समझ जाते हो। संसार की जितनी भी भाषाएं हैं सब में भिन्नता है, लेकिन जब हम केवल अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो जो भिन्नता हमें दिखाई देती है वो अभिव्यक्ति के स्तर पर है। आशय के स्तर पर अगर देखें तो सभी भाषाएं समान है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अनुभूति, विचार, भाव, अभिप्राय आदि सभी स्तरों पर संसार के सभी लोग समान हैं और सभी की आवश्यकताएं भी समान है और सभी में मिलती जुलती अनुभूतियां और विचार भी हैं। यानी ये बात आपको ध्यान में क्या रखनी है कि सबके अभिव्यक्ति का तरीका समान है, केवल वहाँ शब्द बदल सकते हैं। जो शब्द है, जैसे मान लीजिए हिंदी में अलग तरह से प्रयोग होते हैं, इंग्लिश में अलग तरह से प्रयोग होते हैं। जैसे हिंदी में हम कहें कि राम ने रावण को बाण से मारा, और इंग्लिश में हम यहीं पर इसका प्रयोग करेंगे कि राम किल्ड रावणा विद एरो। तो इस तरह से हम शब्दों में तो हेरफेर हो सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति के बाद जो आशय प्रकट होता है या जो हम अभिप्राय ग्रहण करते हैं वो समान होता है। तो भाषा में दोनों का ही समान महत्व है, यानी शब्दों का भी, यानी शब्द यानी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का भी और उससे प्राप्त आशय का भी समान महत्व भाषा विज्ञान में है। इसके बाद है कि जो भाषा की संरचना है इसके स्तर कौन कौन से हैं। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार यहाँ पर प्रकट किए हैं। सबसे पहले जो पाश्चात्य वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक हॉकिट, उनकी बातों को समझते हैं। इन्होंने भाषा संरचना के 5 स्तर स्वीकार किए हैं: व्याकरणिक स्तर, स्वनिमिक, रूप स्वनिमिक, आर्थी और स्वनिक। तो ये जो पांचों स्तर है, इसमें प्रथम जो 3 स्तर हैं वो व्याकरणिक, स्वनिमिक और रूप स्वनिमिक, ये मानते हैं कि ये भाषा की संरचना के केंद्र में कार्य करते हैं। यानी जो 3 है, 1, 2 और 3, पहले जो 3 स्तर हैं ये भाषा के केंद्र में काम करते हैं, और जो अंतिम 2 हैं, आर्थी और स्वनिक, ये चौथा और 5वां हम इसे कह सकते हैं, ये बाह्य परिधि में स्थित है, यानी ये बाहरी रूप से काम करते हैं। आंतरिक रूप से भाषा की संरचना में व्याकरणिक, स्वनिमिक, रूप स्वनिमिक कार्य करते हैं। आर्थी और जो स्वनिक है ये बाहरी तौर पर काम करते हैं भाषा की संरचना में। यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसके 5 स्तर स्वीकार किए हैं: वाक्य है, रूप है, शब्द है, ध्वनि और अर्थ है। ये मानते हैं कि इन्हीं के आधार पर भाषा की संरचना की जा सकती है। वैसे अगर भाषा की संरचना का गंभीरता से विवेचन किया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि इसकी जो संरचना है वो एक सीढ़ी के समान होती है। जैसे एक सीढ़ी ऊपर बढ़ती जाती है, उसी तरह से भाषा की संरचना होती है। इसमें सबसे ऊंचे का जो स्तर है वो है वाक्य, यानी प्रारंभ होकर वाक्य की तरफ भाषा की संरचना बढ़ती है, और सबसे नीचे का जो स्तर है वो कहलाता है स्वन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि जो स्वन स्तर है वो भाषा की अभिव्यक्ति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि स्वन से ही भाषा प्रारंभ होती है, जहां हम वाक्य स्तर की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं और धीरे धीरे उस भाषा की संरचना बढ़ती जाती है और हम वाक्य बनाने की ओर, स्वन से शुरू होकर ये प्रक्रिया वाक्य की ओर अग्रसर होती चली जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो भाषा की संरचना सरल से जटिल की ओर, क्योंकि स्वन प्रक्रिया सरल प्रक्रिया है और वाक्य की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है, तो ये सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ती है और जटिल से जटिलतर यानी और कठिन होती चली जाती है। ये बात आप ध्यान में रखें। जो स्वन है, स्वनों से शब्द रूपों की रचना होती है। शब्द रूप अर्थ का वाक प्रतीक है जो आगे वाक्य से जुड़कर अभिव्यक्ति को पूर्णता
प्रदान करते हैं, यानी वाक्य के माध्यम से जो शब्द हैं वो अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से सतही तौर पर देखें तो भाषा संरचना के 3 स्तर हैं। एक तो हो गया स्वन स्तर, दूसरा हो गया शब्द स्तर, क्योंकि स्वन से क्या है, शब्द बनते हैं, और शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो पहला स्तर स्वन स्तर है, दूसरा जो स्तर है वो शब्द स्तर है, और तीसरा जो स्तर है वो वाक्य स्तर है। तो इन 3 स्तरों से जोड़कर भी जो भाषा की संरचना है उसको हम जान सकते हैं। लेकिन इन तीनों स्तरों को जोड़ने के बाद कुछ अन्य स्तर भी है जिनको मिलाकर इनकी कुल संख्या वैज्ञानिकों ने 6 स्वीकार करी है। वो कौन कौन से स्तर हैं? वो ये मानते हैं कि सबसे पहले स्वन है, स्वन के बाद जो आता है वो है स्वनिम, स्वनिम के बाद अगर हम देखें तो रूपिम है, रूपिम के बाद शब्द रूप है, और शब्द रूप के बाद वाक्य, और वाक्य के बाद ही अर्थ प्रकट होता है। तो ये 6 स्तर स्वीकार करते हैं। स्वन, स्वन से स्वनिम, स्वनिम से रूपिम, रूपिम से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से अर्थ प्रकट होता है जो कि भाषा को पूर्णता प्रदान करता है। तो इस प्रक्रिया में स्वन से आरंभ करके वाक्य की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि भाषा की संरचना के स्तर कौन से हैं। होकिट ने 5 माने हैं, भोलानाथ तिवारी ने भी 5 स्वीकार किए हैं। मुख्यतः जो वैज्ञानिक है वो इसके 3 स्तर स्वीकार करते हैं, स्वन, शब्द स्तर और वाक्य स्तर। लेकिन इनको मिलाकर भी कुछ वैज्ञानिक है जो इस प्रक्रिया में 6 स्तर मानते हैं, जिसमें सबसे पहले स्वन स्तर है, फिर स्वनिम स्तर है, फिर रूपिम है, फिर शब्द, और उसके बाद वाक्य, वाक्य के बाद अर्थ। इसी प्रकार से भाषा की संरचना की जाती है। भाषा की संरचना में सबसे जो नीचे का स्तर है वो है स्वन, या सबसे प्राथमिक स्तर क्या है, स्वन। स्वन से क्या अभिप्राय है? मानव के मुख से उच्चरित वे ध्वनियां जिनसे भाषा की संरचना होती है उसे स्वन कहते हैं, और ये भाषा में सबसे नीचे का स्तर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। स्वन भाषा की लघुतम, स्वतंत्र और महत्वपूर्ण इकाई है। सबसे छोटी है क्योंकि बताया कि प्रारंभिक स्तर है ये, और ये स्वतंत्र है, अपने आप में ये पूर्णतः स्वतंत्र है। ये तत्व विविधता के रूप में मिलकर स्वनिमों की रचना या संरचना करते हैं। स्वनिमों से रूपिमों और रूपिमों से शब्द रूपों की संरचना होती है। तो आप यहाँ पर क्या ध्यान में रखेंगे कि स्वन क्या है? मानव मुख से उच्चरित वो ध्वनि जिससे भाषा की संरचना होती है उसे स्वन कहते हैं, और ये भाषा संरचना का सबसे पहला स्तर है, प्राथमिक स्तर है, या नीचे का स्तर है। हमने किया था कि जो स्तर है वो इस तरह से है, सबसे पहले क्या है, स्वन स्तर, उसके बाद क्या है, शब्द स्तर, और उसके बाद क्या है, वाक्य। तो ये हम स्वन के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे लघुतम और स्वतंत्र इकाई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जो स्वन शब्द है ये ध्वनि शब्द का ही पर्यायवाची है। कोई भी ध्वनि किसी अन्य ध्वनि के समान नहीं होती, चाहे उसका हमें उच्चारण एक समान प्रतीत हो, लेकिन फिर भी उच्चारण, स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से अगर हम इसमें गौर करें तो थोड़ा बहुत अंतर हमें मिलता है। इसीलिए यहाँ पर बताया है कि अपने आप में स्वतंत्र है। कोई भी स्वन जो ध्वनि है वो समान नहीं होती, सब में थोड़ा बहुत अंतर होना अनिवार्य है या आवश्यक है। जो श्रोता है या जो पाठक है, मुख्यतः श्रोता अपने कानों द्वारा ग्रहण करके और बुद्धि द्वारा इसको समझता है, किसको, स्वन को, क्योंकि ये प्राथमिक ध्वनि है जहाँ से भाषा का निर्माण हो रहा है या भाषा की संरचना होना प्रारंभ हो रही है। स्वन के बाद जो दूसरा स्तर है वो है स्वनिम का। देखिए ब्लूमफील्ड क्या कहते हैं कि स्वनिम व्यवच्छेदक ध्वनि स्वरूप की लघुतम इकाई है। डॉक्टर देवीशंकर द्विवेदी क्या कहते हैं, मिलती जुलती ऐसी ध्वनियों या ध्वनि गुणों का भावान्वयन स्वनिम कहलाता है, जो व्यवहार की दृष्टि से किसी भाषा विशेष पर एक ही इकाई बनाई। उसके आगे अगर हम देखें, स्वनिम किसी भाषा के शब्दों में जुड़कर उसके अर्थों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, यानी शब्दों में जुड़ जाते हैं और अर्थ में बदलाव ले आते हैं। ये भाषा संरचना का आधार है। उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि ये किसी भी भाषा के शब्दों से जुड़कर उसमें उसके अर्थों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम जय और मैं को ले लेते हैं, जय और मैं, इनको अगर ले लेते हैं तो अगर देखें जय और मैं का अपना कोई अर्थ नहीं, लेकिन जय के साथ अगर हम न जोड़ दें तो ये अर्थ दे रहे हैं जन। मैं के साथ भी अगर हम न जोड़ें तो ये क्या बन रहा है,
इससे अर्थ में भिन्नता भी आ रही है और ये अपने आप में पूर्णता भी प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब इसी जय और मैं को न के साथ जोड़ दिया गया तो यहाँ पर मुख्य क्या है, न है। न के साथ हमने जय जोड़ा, न के साथ हमने मैं जोड़ा। तो यहाँ पर इनके साथ जुड़ने से इसमें जो अर्थ है वो परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर अर्थ में भिन्नता उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर स्वनिम किसी भाषा के शब्दों में जुड़कर उसके अर्थों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ स्वनिम क्या है, जय और मैं। न भी अपने आप में स्वतंत्र स्वनिम है, लेकिन इसमें जब जय जुड़ जाता है तो जन, मैं जुड़ जाता है तो मन, यानी एक अलग अर्थ की प्रतीति हमें करवाते हैं। और अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में 50 स्वनिम है। अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा में 46 स्वनिम है, लेकिन हिंदी में 50 स्वनिम है। तो स्वनिम भी भाषा संरचना में अपना विशेष महत्व रखते हैं। इसके साथ आप यह ध्यान रख सकते हो कि स्वनिम भाषा की लघुतम इकाई है, जैसे ए, तय, कै, पै, मैं आदि ये स्वनिम है। स्वनिम विभिन्न समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि एक ध्वनि का एक से अधिक या अनेक तरह से उच्चारण किया जाए तो उसके लिए एक ही स्वनिम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कै दे दिया, कै जो स्वनिम है इसे अगर 10 लोग बोलेंगे तो हो सकता है इसके उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, लेकिन ये स्वनिम कै ही माना जाएगा। प्रत्येक भाषा के अपने अपने स्वनिम होते हैं। जैसे हिंदी में हम कै का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम कै की जगह सी का भी प्रयोग करते हैं, के का भी प्रयोग करते हैं, और इसके साथ साथ सी के का भी प्रयोग करते हैं कै शब्द के, कै स्वनिम के उच्चारण के लिए। तो ये भाषा पर निर्भर करता है कि भाषा कौन सी है, उसमें कौन सा स्वनिम निर्धारित किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखें कि स्वनिम उच्चारित भाषा से संबंधित होते हैं, कि किस भाषा का उच्चारण किया जा रहा है उसी से संबंधित स्वनिमों का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं रूपिम की, क्योंकि सबसे पहले स्वन, स्वन के बाद स्वनिम, स्वनिम के बाद रूपिम। इसी तरह से ये सीढ़ी हमें वाक्य तक लेकर जानी है, वाक्य। तो यहाँ पर सबसे बाद में अब देखते हैं रूपिम। रूपिम क्या है, भाषा उच्चारण की लघुतम और अर्थवान, यानी यहाँ पर अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जब हमने स्वनिम किया था तो वहाँ पर स्वनिम जैसे हमने जय किया, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, ये दूसरे स्वनिम के साथ मिलकर अर्थ बना रहा है। लेकिन जो रूपिम है इसका अपना एक लघुतम अर्थ प्रकट करता है। ये रूपिम स्वनिमों का ऐसा न्यूनतम अनुक्रम है जो व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा देखते हैं। भाषा या वाक्य की लघुतम सार्थक इकाई को रूपग्राम या रूपिम कहते हैं, यानी इसे रूपग्राम भी कहा जाता है और रूपिम भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये सबसे छोटी और अर्थ सहित इकाई है, सार्थक है। स्वनिम तक सार्थकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सार्थकता है। डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा क्या कहते हैं, रूपिम वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई है जिसमें रूप तत्व एवं अर्थ तत्वों का संयोजन रहता है। यानी यहाँ पर एक विशेष रूप मिल जाता है उस स्वनिम को, रूप यानी शब्द के रूप में आ जाता है, और इसके साथ साथ उस शब्द का अपना एक विशेष अर्थ भी यहाँ पर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रूपिम वाक्य रचना और अर्थ अभिव्यक्ति की सहायक इकाई है। जो स्वनिम है ये भाषा की अर्थहीन इकाई है, किंतु इसमें अर्थ कब आता है, जब ये इकाई रूपी में परिवर्तित हो जाती है। स्वनिम का जब रूपी में परिवर्तन होता है तो अपने आप ही अर्थवान इकाई बन जाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भाषा संरचना का जो स्तर है वो है वाक्य। देखिए, वाक्य भाषा की सार्थक इकाई मानी गई है। वाक्य एक पद का भी हो सकता है और अनेक पदों का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान में क्या देना है कि एक तो ये सार्थक इकाई है, इसमें एक पद भी हो सकता है और अनेक पदों का संयोजन भी इसमें हो सकता है। तो वाक्य क्या है, पदों या सार्थक शब्दों का एक जो व्यवस्थित समूह बनता है वो वाक्य है, उसे हम वाक्य कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं कि वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक शब्द होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो। शब्दों की संख्या निश्चित नहीं है, एक भी होता है और अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन ये अर्थवान होते हैं।
अपूर्ण हो, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं, यानी अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण हो, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो ये पूर्णता को प्राप्त होते हैं। साथ ही उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कम एक समापिका क्रिया अवश्य होती है, चाहे स्पष्ट रूप से हो चाहे अस्पष्ट रूप से। वहां पर समापिका क्रिया जो क्रिया है उसके समापन का आभास जरूर होता है, किसमें? वाक्य में। यानी वाक्य हमारे भावों को अभिव्यक्त करने की जो पूर्णता होती है वो वाक्य में होती है। वहां पर हमारे जो भाव हैं वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं और वाक्य के माध्यम से हम उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और वाक्य कौन सा स्तर है? ये उस स्वन प्रक्रिया से जो प्रारंभ हुआ था, उसके बाद स्वन से शब्दों शब्दों को हमने जाना, शब्दों के बाद जो है वाक्य, और वाक्य के बाद क्या है? अर्थ हमें प्राप्त होता है। तो अंतिम जो हम जानेंगे वो अर्थ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ भाषा संरचना का अंतिम स्तर कौन सा है? अर्थ है। शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। यानी हमने शब्द का उच्चारण कर दिया, उसके बाद हमें जो प्रतीत हुआ वही उसका अर्थ है। अर्थ का दूसरा लक्षण नहीं है। यानी अर्थ अपने आप में उद्देश्यपूर्ण है। जो भाव हमने अभिव्यक्त किए हैं वो उद्देश्य से परिपूर्ण है, उसका दूसरा लक्षण नहीं होता। भाषा की संरचना में अर्थ का विशेष महत्व है। इसे ही भाषा वैज्ञानिक अर्थ विज्ञान भी कहते हैं। और अर्थ हमें कैसे प्राप्त होता है? पहले हम वाक्य सुनते हैं, वाक्य या जो सार्थक शब्द है वो सुनते हैं। उसके बाद संप्रत्यय उत्पन्न होता है। संप्रत्यय या जो बिंब बनता है, हमारे मस्तिष्क में एक बिंब बनता है या आइडिया आता है, और उसी के पश्चात हमें अर्थ ज्ञात होता है। तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती है कि पहले वाक्य या शब्द है जो सार्थक है, उसके बाद संप्रत्यय का बिंब बनता है और इसी बिंब से हमें अर्थ की प्रतीति होती है या अर्थ का ज्ञान हमें होता है। विद्वान इसे अर्थ विज्ञान भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। तो आज हमने जाना कि भाषा संरचना के मुख्यतः 6 स्तर हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो स्तर जाना वो स्वन के बारे में जाना, दूसरा जो जाना वो स्वनिम, तीसरा यहाँ पर रूपिम, और रूपिम के बाद क्या आता है यहाँ पर? वाक्य। वाक्य के बाद हमने जाना कि अर्थ किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है या अर्थ किस प्रकार पूर्ण रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इन्हीं के आधार पर हमने आज जाना कि किस प्रकार भाषा की संरचना निरंतर चल रही है, और ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निरंतर जारी है, और इसी प्रकार भाषा में नए शब्दों का समागम होता है और भाषा का विकास जो है वो इसी तरीके से चलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि भाषा संरचना से संबंधित ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।